10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक धीमी गति से चलते हुए हुंडई i20 कार में भीषण विस्फोट होता है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कार के परखच्चे तक उड़ गए। यह कोई छोटा मोटा ब्लास्ट नहीं था। इनकी शॉक वेव से आसपास की खड़ी 5 से 6 गाड़ियां और कई ई रिक्शा जलकर खाक हो गई। इस अटैक में तुरंत 12 लोगों की मौत हो गई थी और बाद में एक और घायल की मौत से यह संख्या बढ़कर 13 हो गई। 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इंटरनल ऑर्गन डैमेज हुआ था। फायर ब्रिगेड और पुलिस 6:55 पे मौके पे पहुंचती है। शुरुआती जांच में फॉरेंसिक टीम ने कंफर्म किया कि एक एक्सीडेंट नहीं था। कार में हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था। जिसे टेक्निकल भाषा में समझें तो ये BBIED कहते हैं। BBIED गाइस, मैं एक चीज बता देता हूं आपको बीच में रोकते हुए। गाइस, मैं बीच में रोककर एक चीज बताता हूं। BBIED एक ऐसा टर्म है जिसे मैं जब भी कहीं पे यूज करता हूं, इसका मतलब समझिएगा कि गाड़ी में किसी तरीके का बम लगा दिया गया है, यानी कि चलता फिरता बम है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। घटनास्थल से पुलिस को इंसानी शरीर के टुकड़े मिलते हैं, जिसे DNA टेस्टिंग के लिए सैंपल को तुरंत भेज दिया जाता है। यह पहला बड़ा क्लू था, जिससे पता चला कि जिसने ब्लास्ट किया वो उसी कार में मौजूद था, यानी यह एक सुसाइड अटैक की तरह था। पुलिस ने कार के मलबे से चेजिस नंबर निकाला। ट्रेसिंग के बाद पता चला कि यह कार कुछ दिन पहले ही खरीदी गई थी और इसका असली मालिक कोई और था। जब पुलिस ने कार के मालिक मोहम्मद सलमान को पकड़ा तो उसने बताया कि उसने यह कार आगे बेची थी। इस कड़ी को ट्रेस करते हुए पुलिस फरीदाबाद पहुंचती है। घटनास्थल पर मिले इंसानी अवशेषों का DNA टेस्ट किया जाता है। यह DNA डॉक्टर उमर उन नबी के परिवार, मां और भाई के DNA से मैच हो जाता है। इससे यह 100% कंफर्म हो गया था कि धमाके के समय कार चलाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर उन नबी ही था। डॉक्टर उन नबी की प्रोफाइल देखकर सब लोग हैरान रह गए। कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट था। वो फरीदाबाद में एक यूनिवर्सिटी में ट्यूटर के रूप में काम कर रहा था। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि असल में ब्लास्ट के कुछ घंटे पहले ही, यानी 9 नवंबर की रात को, पुलिस ने इस मॉड्यूल के एक और मेन मेंबर डॉक्टर मुजम्मिल गनी को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया था। अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है, डॉक्टर मुजम्मिल भी उमर उन नबी का क्लोज फ्रेंड था और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से पास आउट था। वह भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में ट्यूटर था और पूरे प्लान का मास्टरमाइंड माना जाता था। 9 नवंबर 2025 की रात को दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस, जो भी मान लीजिए, फरीदाबाद गुड़गांव बॉर्डर के पास रूटीन पेट्रोलिंग या अलग छोटे मोटे आपराधिक मामले की जांच कर रही थी। अभी वहां पे मुजम्मिल दिखता है। उस समय संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ठिकाने के आसपास अपनी कार में घूम रहा था। पुलिस ने उसे किसी मामूली ट्रैफिक उल्लंघन या शक के आधार पर पूछताछ के लिए रोका। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पूरी तरह से घबरा गया। उसके जवाब काफी डाउटफुल लगे और शायद उसने पुलिस को एक फर्जी पहचान पत्र दिखाया। वो अपने ठिकाने की सही जानकारी भी नहीं दे पा रहा था। मुजम्मिल के इस सस्पिशियस एक्टिविटीज के कारण पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। और उसके बताए गए कमरे के ठिकाने की जांच करने का फैसला किया। पुलिस ने फरीदाबाद में उसके किराए के कमरे की तलाशी ली तो चौंक गए। कमरे में कोई मामूली चोरी का सामान नहीं बल्कि पूरा एक हथियारों का जखीरा छिपा हुआ 60 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। जैसे AK-47 राइफल है, विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए रखे गए केमिकल्स और पाउडर, डेटोनेटर और IED बनाने के लिए जरूरी सर्किट बोर्ड मिली। हथियार मिलते ही पुलिस को तुरंत समझ में आ गया कि कोई मामूली अपराध नहीं बल्कि आतंकवादी मॉड्यूल का एक सदस्य। केस तुरंत स्थानीय अपराध से हटकर राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में चला गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और NIA को इस गिरफ्तारी और बरामदगी की सूचना दी गई। इस जानकारी ने ही डॉक्टर उमर उन नबी को पकड़ने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की, लेकिन तब तक उमर को खबर मिल चुकी थी। गिरफ्तारी की खबर सुनते ही उमर घबरा गया। उसे पता था कि अब वो पकड़ा जाएगा, इसलिए पकड़े जाने से बचने के लिए उसने जल्दबाजी में अपने विस्फोटक से भरी कार को लाल किला के पास उड़ा दिया। मुजम्मिल से पूछताछ और उसके फोन डेटा से पता चला कि यह सिर्फ 2 लोगों का काम नहीं बल्कि पूरा आतंकी मॉड्यूल था, जिसे हाईली एजुकेटेड यानी पढ़े लिखे डॉक्टर मुजम्मिल गनी, डॉक्टर जुबैर भट्ट, अशरफ वानी और डॉक्टर शाहीन शाही। जांच में यह भी कंफर्म हुआ कि इस मॉड्यूल के हैंडलर टर्की और अफगानिस्तान जैसे देशों में बैठे थे और ये लोग जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। यह सारी जानकारी कंफर्म करती है कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसे एक वेल एजुकेटेड लोगों ने अंजाम दिया था, लेकिन एक छोटी सी गलती से ये जल्दी में पकड़ा गया।
इस पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी गलती समय का तालमेल यानी टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन का था, जिसके कारण उनका पूरा मॉड्यूल समय से पहले ही खुल गया। मुजम्मिल और उमर का प्लान एक साथ कई हमला करने के था। पॉसिबल है कि 10 नवंबर के बाद ये हमला प्लान कर रहे थे। मुजम्मिल ही सारा लॉजिस्टिक्स और बाकी ऑपरेशन संभाल रहा था। सोचिए, अगर मुजम्मिल गिरफ्तार नहीं होता तो शायद और ज्यादा खतरनाक हमला जैसे कि अयोध्या और इंडिया गेट पर करने की स्थिति में होता। मुजम्मिल की गिरफ्तारी ने एक तरह से दिल्ली को और बड़े खतरे से बचा लिया। इस मॉड्यूल में 10 नवंबर के ब्लास्ट तक कुल मिलाकर 8 से 10 लोग शामिल थे। इनकी कनेक्शन स्टोरी 3 मुख्य पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। एक तो कॉलेज यानी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी, दूसरा कनेक्शंस, इनके कनेक्शंस कैसे बने एक दूसरे के साथ, ऑनलाइन कट्टरता और नई भर्तियां कैसे हुई। तो चलिए हम शुरू करते हैं इन लोगों के बारे में जानकारी के लिए। मुख्य सदस्य हैं वो है डॉक्टर उमर उन नबी, डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर जुबैर भट्ट। ये तीनों जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। डॉक्टर उमर उन नबी और डॉक्टर मुजम्मिल गनई की दोस्ती श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, वहां पे वो बैचमेट थे और कॉलेज के समय ही एक दूसरे के बहुत करीबी थे। डॉक्टर जुबैर भट्ट भी इसी सर्किल का हिस्सा था। 2015 से 2019 के बीच इनकी दोस्ती मजबूत हुई और फिर इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव 2020 से 2021 के बीच आया, जब देश में कोविड-19 का लॉकडाउन था। पढ़ाई और काम के बीच खाली समय में उमर और मुजम्मिल दोनों ऑनलाइन जिहादी प्रोपेगेंडा देखने लगे। वो टेलीग्राम और डार्क वेब जैसे एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हो गए और यहीं से वो पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर्स से जुड़े। इन हैंडलर्स ने उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काया और उन्हें भारत में एक व्हाइट कॉलर आतंकी सेल बनाने के लिए उकसाया। इसी दौरान डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने अपने विदेशी हैंडलर से मिलने और ट्रेनिंग लेने के लिए टर्की की यात्रा भी की थी। यह उनकी साजिश का अंतिम रूप देने का सबसे जरूरी फेज था। और फिर 2022 के आसपास उमर और मुजम्मिल दोनों फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में ट्यूटर के तौर पर काम करने लगे। यह जगह उनके लिए एक साजिश का एक सेफ हाउस की तरह बन गया था और यहीं पे ये दोनों शाहीन शाहिद, डॉक्टर मुस्तकीम और डॉक्टर मोहम्मद से मिलते हैं। शाहीन भी इसी एकेडमिक सर्किल का हिस्सा थी और वो भी मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चे में है। वो भी एक मेडिकल प्रोफेशनल थी। उनका रोल मुख्य रूप से नेटवर्क कोऑर्डिनेटर का था और वो मॉड्यूल के अंदर ही लोगों के बीच बातचीत और कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करती थी। जांच में शक है कि वह ऑनलाइन कट्टरपंथी आइडियोलॉजी को फैलाने और अन्य सदस्यों के विवादों को उलझाने में भी एक्टिव थी। वो जानती थी कि मुजम्मिल और उमर कट्टरपंथी हो चुके हैं। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी से पता चला कि उनकी गतिविधियों से वाकिफ थी और उन्हें बचाने और नेटवर्क को एक्टिव रखने में उनकी मदद भी कर रही थी। वह देश से भागने की भी कोशिश में थी। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर मुस्तकीम और डॉक्टर मोहम्मद भी इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। ये दोनों डॉक्टर उमर उन नबी और डॉक्टर मुजम्मिल गनई के संपर्क में तब आए जब उमर और मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में ट्यूटर थे और ये दोनों उनके स्टूडेंट थे। डॉक्टर मुस्तकीम एक एमबीबीएस डॉक्टर था जबकि डॉक्टर मोहम्मद एक मेडिकल स्टूडेंट था, यानी दोनों भी हाईली एजुकेटेड बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। इनका रोल सीधा हमला करना नहीं था बल्कि सपोर्टिंग लॉजिस्टिक्स का था। उमर और मुजम्मिल अपने छोटे मोटे काम जैसे गाने की व्यवस्था या इंफॉर्मेशन पहुंचाने में इनका इस्तेमाल कर रहे थे। इनकी गिरफ्तारी डॉक्टर मुजम्मिल के फोन डेटा और उमर के अंतिम मूवमेंट से जांच से हुई। पुलिस को शक है कि ये दोनों ही जानते थे कि उमर और मुजम्मिल किस तरह की सस्पिशियस एक्टिविटीज में लगे हैं। और इसी बीच दो और लोगों के नाम सामने आते हैं, अशरफ बानी और नासिर अहमद। अशरफ बानी को डॉक्टर या प्रोफेसर नहीं था। उसकी पहचान एक टेक्निकल एक्सपर्ट की तरफ हुई थी जिसे विस्फोटक और इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी जानकारी थी। माना जाता है कि वो पहले से ही कश्मीर या दिल्ली एनसीआर में किसी संदिग्ध नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। जब डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने वीवीआईडी हमले की प्लानिंग की तो उन्हें एक्सप्लोजिव को असेंबल करने और गाड़ियों को मॉडिफाई करने के लिए प्रोफेशनल की जरूरत पड़ी थी। वानी को उनके हैंडलर ने या कश्मीर नेटवर्क में किसी संपर्क सूत्र ने इंट्रोड्यूस कराया था। उसका सबसे बड़ा रोल आईईडी बनाना और उसमें हाई इंटेंसिटी आईडी करना। उसने ही अमोनियम नाइट्रेट और अन्य केमिकल्स को मिलाकर एक घातक विस्फोटक तैयार किया था। उसने ही एक हुंडई कार i20 के अंदर विस्फोटक को इस तरह से फिट किया था वो एक चलता फिरता बम की तरह बन जाए। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद वो छिपा हुआ था। पुलिस ने 12 नवंबर 2025 को एक गुप्त ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। नासिर अहमद भी जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला था, लेकिन वो दिल्ली एनसीआर में लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के काम में जुड़ा हुआ था। नासिर को डॉक्टर मुजम्मिल गनई ने जोड़ा था। नासिर का काम गाड़ियां खरीदना, उन्हें फर्जी आईडी पर रजिस्टर कराना और फिर उन्हें छिपाने में मदद करना था। वह इस मॉड्यूल के लिए जमीनी लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था। उसने इस मॉड्यूल के लिए 3 गाड़ियां खरीदी थी, i20, इको स्पोर्ट और ब्रीजा। उन पर फर्जी नंबर प्लेट लगवाने में मदद की और उमर और मुजम्मिल को सुरक्षित जगहों पर ले जाने और एक्सप्लोजिव सामग्री को ठिकाने तक पहुंचाने में मदद कर रहा था। वह मुख्य रूप से मारुति ब्रीजा कार के लिए जिम्मेदार था, जो कि अभी तक लापता है। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद वो फरार हो गया। वो इस केस का सबसे बड़ा वांटेड शख्स था क्योंकि उसके पास लापता ब्रीजा कार की जानकारी थी जिसमें आईईडी होने का शक है।
एनआईए से फरार चल रहे नासिर अहमद के अलावा 2 और बेहद खतरनाक लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो इस साजिश में शामिल थे, राशिद अली और जसीर बिलाल वानी। आमिर राशिद अली को एनआईए ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। वो कश्मीर पुलवामा का रहने वाला है और उमर का करीबी सहयोगी था, जिसने दिल्ली आकर i20 कार को फर्जी तरीके से खरीदने में मदद की। जसीर बिलाल वानी, इसे जम्मू कश्मीर श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। यह सिर्फ आईईडी तक सीमित नहीं था। एनआईए के मुताबिक ये ड्रोन मॉडिफाई करने और रॉकेट बनाने की कोशिश करके बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहा था। ये साफ है कि डॉक्टरों ने अपनी एकेडमिक नॉलेज का इस्तेमाल किया, जबकि वानी और नासिर ने अपने टेक्निकल और जमीनी स्किल्स का इस्तेमाल करके इस साजिश को अंजाम दिया था। जांच का केंद्र अब भी पूरी तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी पे है। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई अल फलाह यूनिवर्सिटी पे की गई है। ईडी ने यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्री एक्ट के तहत गिरफ्तार भी कर लिया। ईडी को शक है कि यूनिवर्सिटी के नाम पर शेल कंपनियां चलाकर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, जिसका पैसा आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हो। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने यूजीसी और एनएएसी की शिकायत पर यूनिवर्सिटी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी के 2 अलग-अलग एफआईआर भी दर्ज किए। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने यूनिवर्सिटीज की सदस्यता को सस्पेंड कर दिया। अब जांच सिर्फ डॉक्टरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस पूरे सिस्टम और पैसे के नेटवर्क तक पहुंच गई, जिसने इस मॉडल को फलने फूलने में मदद की है। डॉक्टर उमर उन नबी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे अभी वायरल हुआ है। Video. Their aim is to inspire the next generation of suicide bombers, or carry their message. इस वीडियो में वो सुसाइड बॉम्बिंग को एक शहादत ऑपरेशन बता रहा है और इस कॉन्सेप्ट को सही ठहरा है। पुलिस इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी की जांच अब भी कर रही है। एनआईए ने उमर उन नबी की एक और गाड़ी जब्त की है, जिसकी फॉरेंसिक जांच अब भी चल रही है। एनआईए ने अब तक इस केस में लगभग 73 से ज्यादा गवाहों, जिसमें ब्लास्ट में घायल लोग भी शामिल हैं, उनसे पूछताछ की है। एनआईए के लिए अभी भी नासिर अहमद की गिरफ्तारी और लापता मारुति ब्रीजा कार की बरामदगी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनी हुई है। जांच एजेंसियों के लिए आज भी सबसे बड़ी चुनौती लापता मारुति ब्रीजा कार ही है। आखिर शक क्यों है? मॉडल ने कुल 3 गनें खरीदी थी, जिसमें i20 और इको स्पोर्ट मिल चुकी है, जबकि ब्रीजा कार नासिर अहमद ने खरीदी थी, जो अभी तक फरार है। एनआईए को पूरा शक है कि इस ब्रीजा कार को भी एक एक्सप्लोजिव से भरकर कहीं छिपाया गया है और यह कार एक तरह का टाइम बॉम्ब की तरह काम करेगा, जिसे भविष्य में किसी और जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। जब तक यह कार नहीं मिलती, दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों को खतरा हमेशा से बना रहे। वहीं अगर बात करें अल फलाह यूनिवर्सिटी की, है कि यूनिवर्सिटी के नाम पर शेल कंपनियां चलाई जा रही थी और फीस के पैसे के नाम पर हवाला के जरिए विदेश से पैसा लाया जा रहा था। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी इसी बात का सबूत है कि जांच और फाइनेंस नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ना चाहती है। ये दिखाता है कि इस साजिश में एजुकेशन और पैसा दोनों शामिल थे। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद विदेशी हैंडलर्स के बारे में और भी ज्यादा जानकारियां मिली। ये हैंडलर पाकिस्तान, टर्की और दुबई से एनक्रिप्टेड एप्स के जरिए मॉडल को निर्देश दे रहे थे। एनआईए ने डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी से कई कोडवर्ड और गुप्त संदेश बरामद किया है, जिनका मतलब डिकोड किया जा रहा है। ये कोडवर्ड पॉसिबल टारगेट्स, हथियारों की डिलीवरी की जगह और फंडिंग के नए तरीकों से जुड़े हो सकते हैं। इन कोडवर्ड्स को डिकोड करके ही एनआईए इस पूरे नेटवर्क को जड़ों तक पहुंचना चाह रही है, खासकर उन हैंडलर्स तक जो अभी भी विदेश में बैठे हुए हैं। ये जानकारी बताती है कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है और लापता कार और फंडिंग रूट को तोड़ना ही अब एजेंसियों की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो दोस्तों, ये थी 10 नवंबर 2025 के दिल्ली बम विस्फोट की पूरी कहानी। यह घटना हमें बताती है कि आतंकवाद अब सीमा पार से भेजे गए लोगों तक सीमित नहीं है। एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई बन गई है, जिसमें देश के सबसे पढ़े लिखे दिमागदार लोग ऑनलाइन कट्टरपंथ का शिकार होकर आत्मघाती हमलावर बन रहे हैं। डॉक्टरों ने इस मॉडल के साथ एक साथ 2 मोर्चों पर हमला किया है, एक बम से और दूसरा देश के विश्वास के साथ। जांच एजेंसियां एनआईए और ईडी अब इन अनसुलझे पहलुओं पर काम कर रही है, जो हमें अभी चैन से बैठने नहीं दे रही है। एक लापता मारुति सुजुकी ब्रीजा कार है, जो कहीं भी टाइम बॉम्ब की तरह छिपाई गई हो सकती है। दूसरा, फरार नासिर अहमद की गिरफ्तारी और तीसरा, अल फलाह यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों के जरिए चल रहे आतंकी फंडिंग के पूरे नेटवर्क को तोड़ना। जब तक ये खतरे खत्म नहीं हो जाते, तब तक इस साजिश का असर हमारे देश की सुरक्षा पर बना रहेगा। यह जांच तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हर जिम्मेदार और हर सहयोगी को न्याय के कटघरे में खड़ा नहीं किया